नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 45 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनडीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि सर को 21 लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखा जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रश्न है। तो देखो दोस्तों, मैं साथ ही साथ आपको टॉपिक का नाम भी बताता जाऊंगा कि एग्जाम में किस टॉपिक से प्रत्येक साल आपका क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, इससे आपको रीजनिंग का ये एक टॉपिक है। इससे आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ठीक, प्रत्येक साल। तो दोस्तों, ये सबसे सरल क्वेश्चन भी माना जाता है और सबसे कठिन क्वेश्चन भी माना जाता है, ठीक। देखो, अब दिमाग क्या लगाना हमें कि जो सर है, सर बराबर उन्हें 21 किस आधार पर लिखा है, ये हमें सोचना है। ये अधिकतम किसके हैं, कोड की भाषा में लिखे होते हैं, लेकिन ये क्या है, अलग अलग टाइप की होती हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो यहाँ पर देखो, सर को 21 किस आधार पर लिखा है कि सर में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना, कितना आ गया हमारा 9। अब जितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, तो हमें उसमें कितने 3 प्लस भी करना है। 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करना है, यानी कि संख्याओं को पलट देना है। पलटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या लग गया, लॉजिक लग गया। ठीक इसी प्रकार हम दोस्तों टीचर में भी यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। टीचर में कितने हैं, 2, 4, 6 और 7 लेटर हैं, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम कितने ऐड करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐड नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लेटरों की संख्या ऐड की है। तो इसमें कितने लेटर हैं दोस्तों, टीचर में 7 लेटर हैं, इसलिए हम यहाँ पर कितने 7 लेटर को टाइप करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में जब हम क्रॉसिंग मेथड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, 5 पीछे पहुँच जाएगा, तो 65 हो जाएगा। 65 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से जो पूछा जाता है दोस्तों, सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 4 नंबर के, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वर्ड आपको ये देकर रखी है नंबर में, ठीक ना, और किस में होती है, लेटर में। अधिकतम दोस्तों वर्ड और लेटर के 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2 आपको आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। अब हमें करना क्या है इसमें कि पुस्तक का संबंध किससे बताया है, लेखक से, ठीक है ना। तो बांध का संबंध हमें बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पुस्तक और लेखक है, हमें इनमें क्या देखना है, लॉजिक देखना है, संबंध देखना है कि आखिरकार इनसे क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों जो पुस्तक है, पुस्तक को कौन लिखता है, लेखक तो ही लिखेगा ना। जैसे कि मैं कहूँ मटकी जो होती है ना, बनाता कौन बनाता है, कुमार बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि पुस्तक भाई लेखक। अब मैं बोलूँ कविता कौन लिखता है, कवि लिखता है। कहानी कौन लिखेगा, व्यंग्यकार। तो इसी प्रकार दोस्तों जो बांध है, क्या है, बांध। तो बांध कौन बनाता है, आप कहोगे सर आदमी। देखो भाई, आदमी तो सभी हैं, आदमी में डॉक्टर भी होता है और कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो बांध है दोस्तों, बांध कौन बनाते हैं, इंजीनियर लोग। कौन बनाते हैं, इंजीनियर। हर कोई बांध नहीं बना सकता है, केवल से केवल इंजीनियर ही लोग बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। आपके पास कथन रहेगा सभी पंखे, यहाँ पर पंख नहीं है, पंखे हैं, ठीक है ना। पंखे बल्ब हैं। सेकंड है कुछ बल्ब फ्यूज हैं, फ्यूज का मतलब है खराब हो गए, ठीक है ना। निष्कर्ष में क्या है, सभी बल्ब फ्यूज हैं, कुछ बल्ब क्या है, फ्यूज हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन में से, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इसके भी आपको एक ना एक क्वेश्चन तो बनता है, लेकिन अधिक से अधिकतर दोस्तों 2 क्वेश्चन भी इसके आते हैं एग्जाम में। अभी जो एसएससी एमटीएस वालों का पेपर हुआ था ना 10वें महीने में, ठीक है ना, 2024 में, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए थे और एक सेम का सेम यही वाला आया था, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन आया था, उसी का क्वेश्चन है जो कि दोस्तों एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसने कहा था कि सर हमें कितने 2 क्वेश्चन आए थे कथन और निष्कर्ष में से। तो देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये सभी का
सभी पूरा का पूरा क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही दोस्तों उन्होंने क्या दे दिया, आंसर भी दे दिया। आंसर आप बताना है क्या उन्होंने आंसर सही दिया है या गलत है, यानी कि इन दो स्थितियों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये हमें क्या है बताना है। तो देखो दोस्तों इसे हमें डायग्राम के थ्रू समझना होगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, यानी कि ये जो रेड वाला है दोस्तों ये किसका है, पंखे का है, सॉरी बल्ब का है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बोला है, कुछ क्या है, अब ये पंखे, तो क्या होगा, सभी पंखे बल्ब हैं, यानी कि ये पी है, ये क्या है, पंखे हैं, ठीक है ना, पंखे बल्ब है, यानी दोस्तों बल्ब के अंदर सभी के सभी क्या है, पंखे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला, कुछ बल्ब फ्यूज हैं, यानी कि कुछ बल्ब जो हैं दोस्तों वो क्या है, फ्यूज हैं। फ्यूज का मतलब है दोस्तों ख़राब है। तो देखो बल्ब के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि पंखे के अंदर तक घेरा नहीं जाएगा, ये पहुंचेगा कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि कुछ बल्ब कैसे हैं, फ्यूज भी हैं और कुछ सही भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमें बताना क्या है कि सभी बल्ब फ्यूज हैं या कुछ बल्ब फ्यूज हैं। तो पहली स्थिति क्या बोले, सभी बल्ब फ्यूज हैं, तो गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सभी बल्ब फ्यूज नहीं है, कुछ बल्ब सही हैं और कुछ बल्ब फ्यूज हैं, इसलिए ऑप्शन क्या राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ बल्ब तो सही हैं और कुछ बल्ब कैसे हैं, खराब हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल इसका सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यदि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें बिना ही सोचे समझे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। आपके पास 3 शब्दों को दिया गया है, कपड़े, आदमी, काली, ठीक है ना। तो इन 3 में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। मैं आपको डायरेक्ट करना भी बताऊंगा, इसके बाद आपको मैं ये भी करना बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो फिलहाल में हम इस टॉपिक का नाम देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आता है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के टॉपिक से पूछा जाता है। इससे आपको प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जो कभी नहीं बदलता, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है ना। तो इसे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो देखो दोस्तों, अब मैंने कहा था डायरेक्ट कैसे करना होता है, आपको समझना होता है। जैसे कि कपड़े हैं, कपड़े देखो दोस्तों रंग बिरंगे होते हैं। आदमी है, आदमी में कुछ रंग बिरंगे इस टाइप के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बुलगुन सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं, सावले होते हैं। तो यानी कि आदमी भी काले होते हैं, कपड़े भी कुछ काले हो सकते हैं, आदमी भी कुछ काले हो सकते हैं, इसलिए कपड़े और क्या है, आदमी अलग अलग होंगे। लेकिन दोस्तों जो कपड़े और आदमी हैं वो कुछ ही कुछ होते हैं, यानी कि कुछ कपड़े भी काले हो सकते हैं और कुछ आदमी भी काले हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने देखा भी है कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो भी काले होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो ऐसा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन ए में है। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि करना कैसे होता है, तो करने की विधि क्या है वो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से किए जाते हैं ये क्वेश्चन। जब भी आपको वेन आरेख बनाने के लिए आए तो किन्हीं भी 2 शब्दों को आपको ले लेना है, जैसे कि कपड़े और आदमी, इन 2 शब्दों को ले लिया है। अब हमें इनमें क्या देखना है, संबंध देखना है कि आखिरकार इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है। यदि रिलेशन है दोस्तों तो हमें क्या डायग्राम बनाना है। जैसे कि दोस्तों कपड़े और आदमी, आप समझते हैं कपड़े और आदमी का कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक, इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, कपड़े का अगल बनेगा और आदमी का क्या बनेगा, अगल बनेगा, ठीक है ना। इतना समझ गए। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, काले बचा है, यानी काला रंग बचा है। तो काला रंग का आपको कपड़े से भी देखना है और आदमी से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, कुछ कपड़े भी काले होते हैं और कुछ आदमी भी काले होते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये बन जाएगा बीच में, ठीक है ना, बीच में। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन ए में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बिना ही भूल चूक के वो बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन बनेगा, किससे, ब्लड रिलेशन से। अभी के एग्जाम में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, ब्लड से, ठीक है ना। तो आप अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ये घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी हाल आपको दिया है। तो उसे किस टाइप से करना है वो भी आप देखें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर क्या बोला, ए बी का पिता है, परंतु
बी जो है दोस्तों पुत्र नहीं है। तो बताओ बी का ए से किस प्रकार से संबंधित है। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ है दोस्तों कि ए बी का पिता है परंतु बी पुत्र नहीं है, तो बताओ बी का ए से किस प्रकार से संबंध है। ये क्या कोई क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं जो ब्लड रिलेशन है दोस्तों इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूँ ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों आपको इसमें केवल से केवल 3 पीढ़ी को याद रखना होता है। कितनी पीढ़ी को? 3 पीढ़ी को। ये समझ लिए कौन है दोस्तों? आप हैं। कौन है? आप हैं। तो देखो मैं एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ जब भी दोस्तों ये कौन है? आप हैं, ठीक है। कौन है? आप। यहाँ पर लिख देता हूँ कौन है? आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप हो या आपकी पीढ़ी के या आपके बराबर हो तब आपको हमेशा इस एरो का इस्तेमाल करना है। किस एरो का? यानी कि तिरछे में करना है, ठीक है ना, आड़े में। चाहे वो आप इस साइड करें या फिर इस साइड करें, लेकिन करना किस में है? आड़े में ही करना है। किसके? जब आप या आपके बराबर हो। अब आपकी पीढ़ी के कौन कौन होते हैं वो देखिए। आप हो सकते हैं, आपके भाई हो सकता है, ठीक है ना, बहन हो सकती है, ठीक है ना, चचेरा भाई हो सकता है, चचेरी बहन हो सकती है। अब आपकी पत्नी हो सकती है क्योंकि पत्नी भी तो आपकी ही पीढ़ी की होगी, ठीक है ना। यदि शादी नहीं हुई तो पत्नी नहीं होगी, लेकिन मान लेते हैं कि यदि आपकी शादी हो गई है तो पत्नी भी आपकी पीढ़ी की ही मानी जाएगी, ठीक है ना। ये आप। अब आपसे ऊपर की पीढ़ी कौन होती है दोस्तों? तो ऊपर की जैसे कि आपके मम्मी हो गए, ठीक है ना, पापा जी हो गए, ठीक है ना, मामा मौसी चाचा चाची, ठीक है ना, जैसे सास ससुर, ये क्या होगा? आपकी ऊपर की पीढ़ी हो गई। अब इसकी भी ऊपर की पीढ़ी क्या होती है दोस्तों? दादा हो गई, ठीक है ना, दादा दादी, ठीक है ना, नानी नाना, ठीक। ये क्या होते हैं? आपकी तीसरी पीढ़ी होती है, वो भी ऊपर की। अब दोस्तों ये क्या होती है? ये 3 पीढ़ी हो गई। अब 3 ही नीचे की होती हैं। अब आपके नीचे की क्या होंगी दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों आपके बेटे हो गए, बेटी हो गई, ठीक है ना, भतीजी हो गई, भतीजा हो गया। ये क्या होती है? आपकी नीचे की होती है। अब इससे भी एक और नीचे की होती है दोस्तों, वो क्या होती है? जैसे कि पोती हो गई, ठीक है ना, पोती, ठीक, पोती पोता, ठीक। ये क्या होती हैं? आपकी नीचे की। तो इन्हीं 3 पीढ़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो दोस्तों जब भी दोस्तों आप या आपकी बराबरी की पीढ़ी का काम किया जाए या फिर नाम लिया जाए तो आपको क्या इस एरो का इस्तेमाल करना है, ठीक। लेकिन जब आपसे बड़े या आपसे ऊपर की पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाए या बोला जाए तो आपको इस एरो का इस्तेमाल करना है। किस एरो का? ऊपर की ओर। किस एरो का? ऊपर की ओर। क्योंकि दोस्तों जो हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने होते हैं वो एरो की ही सहायक से किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक। और जब दोस्तों आपसे बराबर की नहीं, आपसे नीचे की पीढ़ी की बात की जाए तब आपको डाउन वाली यानी कि इस एरो का इस्तेमाल करना है। किस एरो का? इस एरो का, ठीक है ना, इस एरो का। तो आपको ये तीनों एरो समझ में आए हुए मुझे उम्मीद है। देखो दोस्तों अब हम कैसे करेंगे आप देखो। हम यहाँ पर कर लेते हैं, इन एरो को बना कर रखते हैं, ठीक है ना। इन एरो को कहीं एक साइड बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या बोला? ए बी का पिता है, यानी दोस्तों हमें क्या ऊपर की एरो करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों ए जो है वो किसका है? बी का पिता है। तो बी कहाँ होगा दोस्तों? बी समझ लिए बी आप हैं, ठीक है ना। अब जो पिता है दोस्तों, पिता मैंने क्या कहा था कि पिता कौन सी पीढ़ी में आता? ऊपर की पीढ़ी में आता। आपसे क्या है? ऊपर है। तो इसलिए दोस्तों हमने इसका एरो का इस्तेमाल क्या किया? ऊपर की ओर किया है, क्योंकि दोस्तों आपसे ऊपर की पीढ़ी के होते हैं कौन? पिता, ठीक है ना। तो क्या है? ए है। लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला? परंतु बी पुत्र नहीं है। लेकिन दोस्तों मान के चलिए ये क्वेश्चन आपसे इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है ना। तो बताइए ए बी का किस प्रकार से संबंध? तो आप बता देते पिता और पुत्र का संबंध है। लेकिन दोस्तों हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ना तो पिता पुत्र ना कुछ का, ठीक। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ए है वो बी का पिता है, तो वो पिता तो है लेकिन दोस्तों वो पुत्र भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? पुत्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पुत्री। यानी कि देखो दोस्तों जब पिता होता है तो जरूरी थोड़ी है कि वो बेटा ही हो, पुत्री भी तो हो सकती है, बेटी भी तो हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसमें कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने परंतु लिख कर क्या क्या बोला है कि परंतु बी पुत्र नहीं है, यानी पुत्र नहीं है दोस्तों। तो वो क्या होगी? पुत्री होगी, यानी कि बेटी होगी। कौन होगी? बेटी होगी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन
समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, आपको कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन ना दिया जाए, इतना क्वेश्चन ना दिया जाए, केवल खाली इतना दिया जाए ए बी का पिता है, तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होगा, कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। क्योंकि दोस्तों यदि इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटी और बेटा का, ऐसा ब्रैकेट आंख है बेटी और बेटा, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बेटी वर्सेस बेटा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हमें पता नहीं है कि ए बी का पिता तो है, लेकिन जो बी है वो केवल पुत्र है या फिर पुत्री है, ये हमें कंफर्म नहीं है। वो बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकती है। यदि आपको इस टाइप का ऑप्शन में इस टाइप से लिखा हो तो हम कह सकते हैं कि पिता बेटी और बेटा है। लेकिन दोस्तों आपको अगल अगल दिए जाएं, जैसे कि ये समझ लिए अभी हाल जो हमारा क्वेश्चन था इस प्रकार से, ठीक है ना, तो क्या था, ये था ऑब्जेक्ट में दिए हैं ना। तो अब आपसे पूछा जाए कि ए बी का पिता है, बताइए क्या है। तो देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, गलत टाइप हुआ है। क्या हुआ है, गलत टाइप। क्योंकि दोस्तों बी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो दरअसल पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पिता है, लेकिन दोस्तों पिता केवल बेटी के भी नहीं, बेटा बेटी बेटा दोनों के होते हैं, कौन, पिता। इसलिए दोस्तों इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए, इसलिए हम इसमें नहीं बता सकते कि कौन सा क्या होगा। लेकिन दोस्तों उनने पूरा क्वेश्चन क्या दे दिया है कि बी पुत्र नहीं है। अब बी पुत्र नहीं है दोस्तों, कि जो बेटा है वो पुत्र नहीं है, तो दोस्तों कौन बचा है, बेटी बचा है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इसका भी आता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दिन में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनाती हैं। अब देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्लॉक में से आता है, घड़ी से। इससे 35 साल नहीं पूछा जाता है, कभी कभार इससे पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इस टाइप का या फिर इस टॉपिक को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका भरोसा नहीं होता है। इसके जब आते हैं दोस्तों तो कहीं कहीं दोस्तों एग्जाम में 3-3 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कहीं तो दोस्तों सालों सालों इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसका टॉपिक भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों इसमें पूछा क्या है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनाती है। तो हमें सबसे पहले किसकी, घड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी बना ली, घड़ी। तो घड़ी में 90 डिग्री दोस्तों इसी प्रकार से तो बनेगा, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बना गया, जैसा भी बनाओ, 1 2, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कितने होंगे 12, यही तो बनाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के स्थान पर दोस्तों आपसे एक स्थान और पूछा जाएगा, ठीक, कैसा, समकोण, समकोण यानी लंब, ठीक है ना, लंब, सॉरी लंब, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबत होती है ना, लंब, ठीक है ना। तो लंब यानी कि लंबत कोण कुल कितनी बार बनाती है। तो 90 डिग्री के स्थान पर लंबत भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको देखो ध्यान में। अब ये देखो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट प्रश्न होता है जो हमें याद करना होता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन मैं आपको ऐसा प्रयास करूंगा कि ट्रिक भी बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, ये 24 घंटे में टोटली कितनी बार बनाती है दोस्तों, 44 बार। कितने, 90 डिग्री का जो है दोस्तों एंगल, वो दिन में दोस्तों कितनी बार बनाती है, 44 बार बनाती है। और दोस्तों 1 घंटे में 2 बार बनाती है। जब दोस्तों जैसे 12 और 1 के बीच में होगा, जैसे कि यही बन रहे हैं 12 बजकर कितने हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, तो एक तो ये बनेगा दोस्तों, और एक आपका इस साइड भी बन जाएगा। किस साइड बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 2 बन जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अब आपसे मान लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, 44। अब मान लीजिए दोस्तों आपसे किस टाइप से पूछा जाए, इस टाइप से पूछा जाए कि बताइए कि एक दिन में घड़ी की सुइयां 180 डिग्री कोण या फिर एक दूसरे के विपरीत, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि इस टाइप से, एक 12 पर एक 6 पर कांटा है, तो इस टाइप का कुल कितनी बार बनाता है। तो दोस्तों ये बनाता है आपका 22 बार। याद रखें कितनी बार, 22 बार, ठीक है ना। और 1 घंटे में दोस्तों केवल एक ही बार बनता है। आपने देखा होगा चाहे कोई सा भी घंटा हो दोस्तों, 1 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे हों, उसका केवल से केवल एक दूसरे के विपरीत जो सामने आती हैं घंटे और मिनट वाली सुइयां, वो क्या है, एक ही बार आती हैं, ठीक है ना। इसलिए टोटल 24 घंटे में 22 बार बनाती हैं। अब मान के चलिए दोस्तों आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये मिनट वाली कांटा हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, घंटे वाला हो गया, यानी कि तीनों कांटे दोस्तों
0 डिग्री का कोण, यानी तीनों कांटे एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे में कुल कितनी बार होते रहते हैं भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये भी आपका 22 बार ही होता है। कितनी बार? 22 बार। ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, और ऐसा नहीं है एक ही बार पूछा जा चुका हो, कई बार दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं कि जब आपको 90 डिग्री का पूछा जाए, या फिर दोस्तों 0 डिग्री का पूछा जाए, या फिर 180 डिग्री का पूछा जाए, तो आपको याद क्या करना है दोस्तों कि जो 90 डिग्री का कोण है वो केवल आपको याद रखना है कि 24 घंटे में 44 बार बनता है, और बाकी के जो कोण हैं दोस्तों जैसे एक दूसरे के विपरीत यानी 180 और 0 डिग्री का कोण केवल से केवल 22 बार बनाती हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों तर्कपूर्ण का मतलब होता है कि किसी भी क्या है शब्द में लॉजिक हो। लॉजिक तो आप जानते हैं ना, तर्क हो, और दोस्तों वो अर्थ कैसा हो जाए कि उस लॉजिक के जरिए वो अर्थ कैसा हो जाए, पूर्ण हो जाए। जैसे कि आपने संस्कृत में वो देखे होंगे श्लोक। श्लोक छोटी छोटी लाइनों में कितने होते हैं? 2 ही श्लोक होते हैं, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाता है। यानी कि दोस्तों छोटे से शब्द का लॉजिक क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, और हमें स्पष्ट से समझ में आ जाए वो क्या होते हैं, तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम होते हैं। ठीक है ना, समझ गए। अब उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ डिक्शनरी का। किसका देता हूँ? डिक्शनरी का। जैसे कि दोस्तों ए से जेड आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें मीनिंग कैसी जमी होती हैं, ए से जेड की ओर क्रम से जमी होती हैं। दूसरा जो ले सकते हैं हम मेडिकल का। मेडिकल की यदि आपने दुकान पर गए होंगे दोस्तों तो जो दवाई का क्रम होता है ना दोस्तों, वो भी दोस्तों ए से जेड की ओर जमा होता है, यानी अल्फ़ाबेट के क्रम से रखी होती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना है, इसी के थ्रू करना है कि हमारे पास 5 लेटरों को दिया गया है, पौधा, बीज, पेड़, आम और खाना। इन्हें हमें क्या बनाना है? क्रम से बनाना है। अब दोस्तों क्रम से बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारे पास पौधे हैं, यानी कि जो पॉइंट हैं वो दरअसल नेचर पर हैं, या फिर किस पर हैं, या फिर किसी मनुष्य पर है, किसी पशु पर हैं, किसी प्रकृति पर हैं, किसी पौधे पर हैं, ये हमें पहचानना होना। जैसे कि यहाँ पर देखो पौधा, बीज, पेड़, आम, खाना, ये सभी के सभी प्रकृति पर हैं, पौधे पर क्या हैं, सभी के सभी पॉइंट हैं। अब देखो दोस्तों जब हम पौधा लगाते हैं यानी पेड़ लगाते हैं तो लगाने की प्रक्रिया हमें क्रम से व्यवस्थित करनी है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि हम समझ लिए कोई पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? बीज लगाएंगे, तो बीज लिख दिया। बीज के बाद दोस्तों वो क्या बन जाता? पौधा बन जाता। पौधा क्या बन गया? बन गया। ठीक है ना। फिर पौधा के बाद दोस्तों वो क्या बन जाता? पेड़ बन जाता। जो 30 स्थान पर 30 के बाद दोस्तों पेड़ में क्या लगते हैं? आम लगते हैं। यहाँ पर आम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको फल भी दिया सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर फल का कोई भी नाम हो सकता है। तो ये चौथे नंबर। अब जब दोस्तों वो पक जाता है, या तो दोस्तों खाने की जगह पर पकना, या फिर जो आगे की प्रक्रिया होती है वो इसका लास्ट में आ जाएगा, यानी कि खाना। तो दोस्तों इस टाइप का क्या किसी ऑब्जेक्ट में है? जी हाँ, ऑप्शन किस में है? सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि आपको इस टाइप का जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी आपको नहीं दिखाई दे तो आपको उसका उल्टा भी कर लेना है। जैसे कि 5 आगे कर लेना है, ठीक है ना, फिर 4 ऐसे कर लेना है, 3 कर लेना है, फिर 1 कर लेना है, और फिर 2 कर लेना है। यानी कि दोस्तों इसे उल्टे क्रम में लिख देना है। 5 आगे लिखेंगे, 4 आगे लिखेंगे, 3 इसके आगे लिखेंगे, 1 इसके आगे, यानी कि पूरा का पूरा क्या पलट देना है। तो कभी कभार आपको इस टाइप से भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इससे भी आपको प्रत्येक साल आपको एक ना एक क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 30 जनवरी को रविवार हो तो 16 फरवरी को क्या होगा? तो देखो दोस्तों मैंने आपको कैलेंडर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताए थे कि दरअसल कौन सा महीना कितने दिन का होता है, कौन सी ईयर के कब आती है, कितने साल में होती है। मैंने सभी की सभी बेसिक जानकारी आपको दी थी। तो मैं आपको इसमें डायरेक्ट बताऊँगा, लेकिन आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला? 30 जनवरी को रविवार है। क्या है? रविवार। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिख लेना? 30 लिख लेना। यानी कि दोस्तों जो समय दिया जाता है या फिर जो तारीख दी जाती है वो हमें लिख लेनी होती है। लेकिन दोस्तों फिर लिखने के बाद दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि दरअसल कि जो महीना होता है, ठीक, क्या होता है? महीना क्या होता है कि जनवरी का जो महीना है वो कितने दिन का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों हमारा कितने दिन का?
31 दिन का। जनवरी का महीना कितने दिन का? 31 का। अब जो हमें तारीख देकर रखी है उसे हम उसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, अब इतना हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा? 16 फरवरी। अब 16 फरवरी इसलिए बचा है दोस्तों कि हमें इस डेट तक जाना है, हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो जिसे डेट हमें देकर रखी होती है, जिसका दिन हमें बताना होता है, उसे हम प्लस के रूप में लिखते हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 17। अब 17 दोस्तों, 17 में हमें 7 से भाग देना है, तो 7 दूनी 14 होंगे। कितने बचेंगे? 14 के 15, 16, 17, 3 बचेंगे। तो जो हमें शेष बचता है दोस्तों, शेष क्या बचा है? शेष। शेष से ही मतलब होता है, क्योंकि दोस्तों हमें जो कैलेंडर का क्वेश्चन किया जाता है वो हमेशा 7 से कम अंक लाना होता है। अब 7 से अंक क्यों लाना होता है अंक? क्योंकि दोस्तों हमारे दिनों की संख्या भी कितनी होती है? 7 ही होती है, इसलिए हमें 7 से क्या लाना है? छोटा अंक लाना होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, रविवार से आगे की ओर चलेंगे तो क्या आएगा? सोमवार आएगा, ठीक है ना। सोमवार के बाद मंगल आएगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुध आएगा, ठीक है ना। क्योंकि तीसरे स्थान पर आएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन आता है। कैलेंडर का भी क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो कभी कभार आता है, हर समय नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए दिया है दोस्तों कि कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 1 मार्च को क्या होगा? इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं? देखो दोस्तों, इसका हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? मैं कारण बताऊंगा। फिलहाल में इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा DI डिफॉल्ट, यानी इसे की दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि जब जो फरवरी का महीना होता है ना, जब आपको फरवरी का महीना नकना होता है, यानी आगे वाले महीना में जाना पड़ता है, तो दोस्तों उसका निश्चित सन देना होना होता है ज़रूरी। क्योंकि दोस्तों हम नहीं बता सकते कि दरअसल जो फरवरी का महीना है वो 28 का है या फिर 29 का है। यदि उनने यहाँ पर सन देकर रखा होता, जैसे 2010, 2012, 2015, तो हम बता सकते थे कि ये लीप ईयर है या फिर साधारण है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा DI, यानी कि इसका हम मान ही नहीं ज्ञात कर सकते, दिनों की संख्या ही नहीं ज्ञात कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको सभी के प्रकार के कैलेंडर के भी क्वेश्चन बता दिए कि यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए या कोई सा भी फरवरी का महीना, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसी क्वेश्चन में, जब भी आपको कोई भी फरवरी का महीना दिया जाए या फिर आपको नकना है अगला, ठीक है ना, अगले महीने में जाना है, तो दोस्तों उसका बिना सोचे समझे DI लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको यदि सन दिया जाए, जैसे 2000 कितना 10, तो दोस्तों आपको फिर क्या करना है कि जिस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है दोस्तों, इसी टाइप से हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना होगा, तब हम इसका DI क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों उन्होंने निश्चित कर दिया था संडे का, जैसे 2010 का मतलब है कि जो फरवरी का महीना है वो 28 दिन का होगा, ठीक है ना। यदि वो बात कर देते 2012, अब 12 कर देते दोस्तों, तो फरवरी का महीना कितने दिन का हो जाता? 29 दिन का हो जाता, ठीक है ना। समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर नंबर टेबल यहाँ पर देकर रखी है। अब नंबर टेबल में क्या देखना होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले पहचान जो होती है कि सबसे पहले जो पहचान करनी है हमें, क्या हमें देखना है कि दरअसल सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों बड़ी संख्या आपकी इस साइड है। अब इस साइड है दोस्तों, जो लॉजिक लगाने आपको इस साइड लगाना है, यानी 12 और 12 में हम क्या कर देंगे, वो 42 हो जाए। तो दोस्तों 12 और 12 को जब ऐड करोगे दोस्तों, तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाए। 24 में जब क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग करोगे तो कितना हो जाएगा? 42। क्रॉसिंग मैथ का प्रयोग मतलब कि उन संख्याओं को पलट देना होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हम इन्हें भी ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 को भी जब हम पलटेंगे दोस्तों तो ये भी कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। अब जो दोस्तों 16 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये भी 24 होगा, और 24 को जब पलटेंगे दोस्तों तो ये भी कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है आव्यूह एवं संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल, तो दोस्तों नंबर की जगह पर यहाँ पर आपको लेटर भी दिया जा सकता है, तो इसमें निसंकोच होकर कोई भी बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो हमारे पास 4 दिए गए विकल्प, कान, नाक, आँख, पैर, ठीक है ना। तो अब दोस्तों असंगत क्या होता है वो आप समझ लीजिएगा। असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट एक से हैं और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगल होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा पशु, पक्षी,
ठीक है ना, तोता और बकरी। तो दोस्तों मैंने जो शुरू के लिए थे वो के लिए थे पक्षियों के नाम लिए थे, यानी उड़ने वाले प्राणियों के नाम लिए थे। लेकिन दोस्तों जो बकरी है वो उड़ नहीं सकता है, तो क्या अगल हो गया, बकरी हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 4 जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 4 ऑब्जेक्टों में क्या बताना है हमें कि इनमें से कौन सा अलग है। तो देखो दोस्तों, कान, नाक, आँख और पैर। देखो दोस्तों, कान, ठीक है ना, और नाक, ठीक है ना, और क्या है, आँखें, ठीक है ना, क्या है, आँखें। ठीक, तो ये क्या होती हैं, सिर के हिस्से होते हैं। लेकिन जो पैर हैं दोस्तों वो किसके हैं, हमारे धड़ के हैं, ठीक है ना, यानी कि सिर के नीचे के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पैर, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों पैर क्या है, जो हमारे सिर का हिस्सा था ना, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे सिर के हिस्से थे। लेकिन जो पैर हैं दोस्तों, पैर क्या है, नीचे की ओर होते हैं, जो सिर के हिस्से नहीं हैं। अब ये मत बोलना सर कि ये भी तो हमारा शरीर के ही हिस्से हैं। देखो भाई, शरीर के हिस्से हम जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के हिस्से, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑब्जेक्ट दिए थे वो सिर के हिसाब से थे कि सिर के हिस्से हैं। लेकिन दोस्तों वे यहाँ पर देखो दोस्तों, मुंह भी तो दे सकते थे। जब क्वेश्चन को देना होता या फिर करना होता तो मुंह भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पैर ही क्यों दिया, क्योंकि दोस्तों हमें बताना था कि इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एक से थे और एक क्या था, अगल था। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या थे, पैर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से आता है। इससे भी आपको प्रत्येक साल आपको एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज देकर रखी है दोस्तों, जो कि आपकी आगे की ओर बढ़ रही है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि बढ़ तो रही है, लेकिन ये घट और बढ़ रही है। अब जब दोस्तों घट और बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमेशा सीरीज में एक पद छोड़कर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एक पद हमें छोड़ना होता है। अब देखो दोस्तों, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक, कितना होगा, 5। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक जो पद छोड़ा था, अब हम उससे भी गिनती करते, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या होगा, 8 होगा, 8 के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था, 8 बताना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था क्या, इसका लॉजिक। दोस्तों जो लॉजिक सीरीज में बताया जाता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं या फिर कोई भी सर बताए उनकी लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आंसर जो आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है ना। कोई सा भी आएगा, किसी भी प्रकार का लॉजिक लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन आता है श्रेणी परीक्षण यानी सीरीज नाम के टॉपिक से आता है, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये भी दोस्तों एनालॉजी के समान ही सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें इस टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए घन की अवस्था दर्शाई गई संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, ये क्या है, घन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पासा है। अब पासे दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक मानक पासा और क्या होता है, साधारण पासा। दोस्तों मानक पासा वो होता है जो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। जैसे कि हम लूडो खेलते हैं दोस्तों, लूडो में यदि ऊपर की साइड क्या आ गया, ऊपर की साइड दोस्तों 6 आ गया समझ लीजिए, तो दोस्तों उसके नीचे की साइड क्या होगा, 1 ही होगा। उसमें ये संख्या निश्चित होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। लेकिन दोस्तों समान पासे में ये निश्चित नहीं होती हैं, तो ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में एक पासा दिया जाए तो हमें क्या करना होता है कि पासे की पहचान होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो, मानक पासा क्या होता है कि कोई सी भी दिखने वाली 2 सतहों का योग साथ नहीं होता, किसमें, मानक पासा में। लेकिन यदि सामान्य पासा की बात करें, साधारण पासे की बात करें, तो उनकी अगल बगल की जो 2 भुजाएं हैं, 2 पासे की जो अंक हैं दोस्तों, उन्हें जोड़ने पर जो जोड़ेंगे तो उनकी जो संख्या है दोस्तों वो 7 हो जाए, तो वो कौन सी है, साधारण पासा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये 10 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों अगल बगल की 2 संख्याओं को जोड़ने पर उनका योग कितना, 7 नहीं आ रहा है। कितना नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। तो ये क्या है दोस्तों, साधारण पासा नहीं है, कौन सा है, मानक पासा। और मानक पासा की भी दोस्तों कुछ शर्तें होती हैं कि एक दिखने वाली और एक नहीं दिखने वाली, यानी उनके विपरीत की
दोनों का योग कितना होता है दोस्तों 7 होता है। जैसे कि ऊपर यदि 4 है तो नीचे क्या होगा दोस्तों 3 होगा, क्योंकि दोस्तों देखने वाली सतह और उसकी विपरीत सतह को जोड़ेंगे तभी तो उसका योग कितना होगा 7 होगा। ये किसका स्टैंडर्डाइज यानी मानक भाषा का रूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 है दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर 5 है तो इसके पीछे क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा 3, तो 3 क्या है दोस्तों 3 4 के यहाँ पर है, यानी कि 3 4 के विपरीत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि डाइस का क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों एक डिजिटल घड़ी में 10:50 हो रहे हैं तो जल में प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि जो दोस्तों एक डिजिटल घड़ी का नाम बोला गया तो कुछ बच्चे इसी में भ्रमित हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं जल्दी से 11:60 में थे 10:50 घटा देते हैं तो 1:10 बता देते हैं, जो कि ऑप्शन ए राइट करके आ जाते हैं। कहते सर हमने तो अच्छा किया था, हमारा तो अच्छा गया। लेकिन दोस्तों वो बेवकूफ़ होते हैं, क्या होते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोला दोस्तों एक डिजिटल घड़ी का नाम बोला है, स्पष्ट से ही लिखा है यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में कि यहाँ पर एक डिजिटल घड़ी है और डिजिटल घड़ी में दोस्तों कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस ध्यान को आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। इसलिए मैंने आपको ये भीम वाला एक क्या किया है टॉपिक इसमें मैंने रखा था, इसलिए मैंने आपको ये कैलेंडर का भी रखा था कि कोई सर ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों छोटी छोटी ही बातें पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने आपको एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी बताया था DI करके, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने एक घड़ी का क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया है कि डिजिटल घड़ी में कभी भी दोस्तों क्या नहीं बनता है प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्वेश्चन आता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर एक सीरीज आपको दिखाई दे रही जो लेटर में देकर रखी है, तो इस लेटर सीरीज को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।